नमस्कार। जो बच्चे PCSJ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक वार्ता करेंगे आज इमरजेंसी प्रोविजंस पर। इमरजेंसी के 3 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी इन एनी स्टेट और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। चूँकि टॉपिक बड़ा है इसलिए केवल 352 के तहत लगने वाली इमरजेंसी और इसके कंसिक्वेंसेस यानी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं केवल उन पर ही चर्चा करेंगे इस वार्ता में। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं और ये डिक्लेरेशन कैबिनेट की ओपिनियन के अनुसार होता है। 42 के अमेंडमेंट से पहले जो इमरजेंसी इम्पोज हुई थी 1975 में, उसमें कैबिनेट की ओपिनियन नहीं थी, कैबिनेट की रिकमेंडेशन नहीं थी और केवल प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई थी। इसलिए जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब उसके बाद 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिसमें बहुत सारे रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। इमरजेंसी लगाने की ग्राउंड्स भी चेंज की गई, इमरजेंसी लगाने की प्रोसीजर भी चेंज की गई, रेक्टिफिकेशन का पीरियड भी चेंज किया गया और इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद इमरजेंसी प्रोविज़न को मॉडिफाई करने या रिकॉल करने के प्रोविज़न की व्यवस्था की गई। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड्स देखते हैं कि किन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेजेंट में 3 ग्राउंड है। नंबर 1 वार, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन और नंबर 3 आर्म्ड रिबेलियन। लास्ट वाला वर्ड आर्म्ड रिबेलियन ये 42nd अमेंडमेंट से आया है। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था जिसकी व्याख्या बहुत वाइड की जा सकती थी और इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड मिल सकती थी, इसलिए इसको कर्टेल करने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया। आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह अगर है तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट अप्रूवल यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट इज ए मस्ट। अगर कैबिनेट अप्रूवल नहीं है तब राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद इस इमरजेंसी का रेक्टिफिकेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 30 डेज। पहले ये विद इन 1 मंथ, पहले ये पीरियड 2 मंथ का था। 44 अमेंडमेंट से इस पीरियड को 1 मंथ किया गया, यानी 1 माह के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा इमरजेंसी का। और अगर नहीं हो पाया तो इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सपोज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आज इमरजेंसी लगी, आज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में बैठे उसके 30 दिन के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट डिजोल्व है, इलेक्शन हो रहे हैं, तब इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। जैसे नई पार्लियामेंट बनेगी उसके 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट को रिजोल्व कर देना चाहिए, कन्फर्म कर देना चाहिए इमरजेंसी को। और अगर नहीं किया जाता तो इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो प्रोविज़न ऐड किए गए 44 अमेंडमेंट से वो ये हैं कि
1/10 मेंबर्स पार्लियामेंट के नोटिफाई कर सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, और ये एप्लीकेशन वो रिकमेंडेशन के अपना अनुरोध स्पीकर को देंगे अगर पार्लियामेंट सेशन में है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब ये अनुरोध प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। इस अनुरोध के बाद 14 डेज के अंदर पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ज़रूरी होगा। जो इन 1/10 से जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनकी रिक्वेस्ट पर चर्चा करेगा, यानी कि इमरजेंसी के प्रोविजंस के अमेंडमेंट को लेकर या विड्रॉल को लेकर जो भी वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर चर्चा होगी। 42 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी, यानी अगर पार्लियामेंट सेशन में है बैठेगी तो वो डिस्कस कर सकती है, नहीं इच्छा है, नहीं बुलाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन तो नहीं डिस्कस करेगी। लेकिन अब ये पार्लियामेंटेरियंस को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा के ये अधिकार दे दिया गया है कि 1/10 मेंबर सेशन बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट का संतुष्ट होना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट जो संतुष्ट होते हैं, हालांकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर होते हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि उनका सब्जेक्टिव आइडिया है। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। ये केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट में वेस्ट करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करती है। इसका जुडिशल रिव्यू करने की पावर्स कोर्ट्स के पास नहीं है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट केस और है इसमें, याकूब वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट इज नॉट ए लॉ। ये लॉ नहीं है, और अगर लॉ नहीं है तब आर्टिकल 13 के तहत चैलेंज होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 व्यवस्था देता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो एफआर को वायलेट करता हो। और हम देखेंगे कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब एफआर के कई प्रोविज़न प्रभावित होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे अभी। कौन कौन से प्रभाव या इफ़ेक्ट्स इमरजेंसी लगने के बाद होते हैं, उनकी चर्चा करने से पहले मैक्सिमम पीरियड इस इमरजेंसी का बता दें, जो एक मीटिंग में 6 बार हो सकती है। जो अप्रूवल करेगी पार्लियामेंट वो 6 मंथ के लिए कर सकती है, और मैक्सिमम 1 साल के लिए कर सकती है, यानी कि 2 बार 2 सिटिंग में 6 मंथ के लिए 1 साल के लिए कर सकती है। आर्टिकल जो 356 की जो इमरजेंसी होती है, फेलियर इन स्टेट, ये मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए हो सकती है। अब इनके इफ़ेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 353, 354, 358 और 359, इन 4 आर्टिकल्स में इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले 354 के 2 प्रोविज़न देखते हैं। पहला, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टेट की, जिसकी चर्चा आर्टिकल 162 में है
कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होगी, वो सभी एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। आर्टिकल 162 की सभी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। जिस पावर का यूज़ आर्टिकल 162 के तहत स्टेट गवर्नमेंट करती है, उस पावर का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी का नंबर 2 है इसी आर्टिकल का लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर का यूज पार्लियामेंट करती है। आर्टिकल 250 में व्यवस्था है कि अगर इमरजेंसी लगी है तब स्टेट टॉपिक्स पर भी, स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी। 2 इफेक्ट्स के बाद तीसरा है रिवेन्यू शेयरिंग। रिवेन्यू शेयरिंग के लिए भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिवेन्यू शेयरिंग तय की जाएगी कि किस स्टेट को या सेंटर को कितना रिवेन्यू शेयर होगा। तो 3 व्यवस्थाएं ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और रिवेन्यू शेयरिंग की है। इसके बाद एक व्यवस्था और है कि अगर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 83 जो लोकसभा का पीरियड बताता है कितना होगा, 5 साल होगा जनरली, लेकिन इमरजेंसी लगने की स्थिति में वो 6 साल तक हो सकता है। एक इफेक्ट ही आ जाएगा आर्टिकल 83 के प्रोविजंस में। इसके बाद आता है इफेक्ट आर्टिकल 358 में। 358 व्यवस्था देता है कि अगर इमरजेंसी लगाई है तब आर्टिकल 19 के प्रोविज़न जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 में आप जानते हैं एटलीस्ट 5 और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं। और इनका प्रभाव ये होता है कि ये खाली इमरजेंसी के दौरान केवल सस्पेंड ही नहीं होते, बल्कि जो भी एक्ट या ओमिशन हुए हैं उनको इमरजेंसी के बाद में भी चैलेंज नहीं दिया जा सकता। इमरजेंसी पीरियड समाप्त होने के बाद भी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है, एक चीज़ और बता दें यहीं पर, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को इसमें कोई अधिसूचना यानी कि डिक्लेरेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इमरजेंसी इम्पोज होती है 352 में, उसी समय आर्टिकल 358 के प्रोविज़न ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, यानी कि आर्टिकल 19 के प्रोविज़न सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 358 के जो प्रोविज़न है डैश करके ए में पूछ सकते हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, बी में पूछ सकते हैं, या रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन पर होते हैं, सी और डी कोई और वैकल्पिक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपका आंसर ए होगा कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। एक क्वेश्चन प्री का ये भी बन सकता है कि क्या इमरजेंसी समाप्त होने के बाद उनको अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा कि इमरजेंसी पीरियड के दौरान कोई भी एक्ट या ओमिशन इमरजेंसी हटने के बाद भी चैलेंज नहीं हो सकता। यानी कि इमरजेंसी पीरियड के समय और उसके बाद तक भी उस पीरियड के, जो इमरजेंसी पीरियड में जो घटना घटी है, किसी के राइट अफेक्ट हुए हैं, वो बाद में फिर जस्टिसेबल नहीं है, बाद में चैलेंज नहीं हो सकते। इसके बाद आता है आर्टिकल 359। 359 में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, मे डिक्लेयर, सेल नहीं, प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर। यहाँ भी प्री का एक क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 359 के जो प्रोविज़न है वो ऑटोमेटिकली होते हैं, बी प्रेसिडेंट सेल डिक्लेयर, सी प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर। क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? सस्पेंशन, और वो भी क्या? एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स।
जो फंडामेंटल राइट है उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये है कि इमरजेंसी के दौरान तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जैसे इमरजेंसी समाप्त होगी आप उसी समय कोर्ट में अपने राइट को एनफोर्स करा सकते हैं। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो मूवमेंट टू कोर्ट होता है, यानी कि आप एफआर को एनफोर्स कराने के लिए इमरजेंसी पीरियड में कोर्ट में नहीं जा सकते। और कोर्ट का मतलब यहाँ एनी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। केवल कोर्ट में जाने की रेस्ट्रिक्शन है, जैसे इमरजेंसी समाप्त होगी आप एफआर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक फेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डिक्लेरेशन के बावजूद हैबियस कार्पस की रिट जारी हो सकती है। हैबियस कार्पस की रिट तो जारी हो सकती है। 44 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 359 में व्यवस्था की गई कि प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 20 और 21 के प्रोविज़न को सस्पेंड नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट कहा था कि हैबियस कार्पस की रिट जारी हो सकती है, ये आर्टिकल 21 में ही जारी होती है, जीवन के अधिकार में। इसलिए 44th अमेंडमेंट में इन दोनों प्रोविज़न को 359 में रख दिया गया कि जो प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन जारी करेंगे, सस्पेंड करेंगे राइट्स का इन्फोर्समेंट, उसमें आर्टिकल 20 और 21 शामिल नहीं होंगे। यानी कि इन दो राइट्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं किया जा सकता। यहाँ भी प्री का क्वेश्चन बनता है, वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते। वो ऑप्शन दे सकते हैं 20 और 21, ये राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। लेकिन इसी के साथ वो 21, 22 दे सकते हैं बी में, जो गलत हो जाएगा क्योंकि 22 नहीं है। सी में 20, 21, 22 तीनों को लिख सकते हैं, ये भी गलत होगा। आपका आंसर होगा ए, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसीलिए जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था माखन सिंह में कि हैबियस कॉर्पस की रिट तो इमरजेंसी के पीरियड में भी जारी हो सकती है, उसी को फॉलो करते हुए 44th अमेंडमेंट में इसकी व्यवस्था रखी गई है। सबसे फेमस केस इमरजेंसी के दौरान का इनफेमस केस है, वो फेमस के बजाय लेकिन वेल नोन केस है, एडीएम जबलपुर केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 जजों की, जस्टिस रे बेंच के अध्यक्ष थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती, ये 4 लोगों की ओपिनियन एक थी कि एफआर इन्फोर्सेबल नहीं है। और जस्टिस खन्ना, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी नाइदर रोज नॉर स्टोन, उनके बारे में और बहुत सी बातें हैं। जस्टिस खन्ना बड़े पॉपुलर जज थे सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों, और डिसेंडिंग ओपिनियन या डिसेंडिंग जजमेंट जनता के हित के उन्हीं के ज़माने में आया करते थे, जिनमें से एक ये भी है, एडीएम जबलपुर। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी एफआर इन्फोर्सेबल है और इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन 4 जजेस चूँकि एक तरफ थे, इसलिए एडीएम जबलपुर को ब्लैक जजमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि एफआर को वायलेट करता है। इसके बाद में इनका गांधी वाले केस में इसका कुछ सुधार हुआ और एफआर को मान्यता दी गई। इस तरह से ये 5-6 इफ़ेक्ट्स इमरजेंसी के आते हैं। दोबारा हम एक बार आपको बताते हैं। 354 में 2 इफ़ेक्ट्स आते हैं, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में विहित हो जाती है और लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की पार्लियामेंट में विहित हो जाती है।
और रिवेन्यू शेयरिंग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से असर्टेन होती है। और पार्लियामेंट का पीरियड यानी कि लोकसभा का पीरियड 1 साल बढ़ जाता है। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एडिशनल डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन। और आर्टिकल 359 को यानी कि आर्टिकल 359 के तहत ये व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के साथ साथ इन राइट्स को सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन भी निकालना होगा, जो 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी चाइना युद्ध के समय, उस समय निकाला गया था। उस समय एक डिक्लेरेशन राष्ट्रपति ने जारी किया था कि ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेंगे। इसी तरह का फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने की एक व्यवस्था राष्ट्रपति को कर सकते हैं, करनी होगी नहीं, कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इमरजेंसी लगाने के बावजूद भी वो चाहें तो नहीं करें इनको सस्पेंड, इनका एनफोर्समेंट बना रहे। यानी कि आर्टिकल 32 और 226 में रिट पिटिशंस फाइल होते रहे इनके वायलेशंस पर। थैंक यू।